जरा सोचिए, सिर्फ एक क्लिक और आपके पूरे शहर की बिजली गुल हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा के इतिहास की एक बेहद डरावनी हकीकत है। आज हम एक ऐसे ही हमले की परतें खोलेंगे जहां हैकर्स ने सिर्फ डेटा नहीं चुराया, बल्कि एक पूरे देश को अंधेरे में डुबो दिया। तारीख थी 23 दिसंबर 2015। यूक्रेन में कड़ाके की ठंड थी। 3 अलग-अलग पावर कंपनियों के कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटरों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनकी स्क्रीन्स पर माउस का कर्सर अपने आप हिल रहा था। वो देख रहे थे कि कोई अदृश्य हाथ उनके सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है और एक-एक करके सर्किट ब्रेकर खोल रहा है। वो पूरी तरह बेबस थे, अपने ही कंट्रोल रूम में सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। और इसका नतीजा? 2.5 लाख से ज्यादा लोग कड़कड़ाती सर्दियों के रात में अचानक अंधेरे और ठंड में डूब गए। हैकर्स ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पावर ग्रिड को ठप कर दिया था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? हैकर्स किसी देश के इतने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे घुस सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी की 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं के टकराव में छिपा है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे हमले को समझने की चाबी इन 2 शब्दों में है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओटी यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। सुनने में ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में ये तकनीक की 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, जिनकी प्राथमिकताएं एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। पहले बात करते हैं आईटी की। ये वो दुनिया है जिससे हम सब वाकिफ हैं। हमारे लैपटॉप्स, हमारे फोन्स, ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब आईटी का हिस्सा हैं। आईटी का सिर्फ एक ही मकसद है, डेटा को सुरक्षित रखना, आपकी जानकारी को गलत हाथों में जाने से बचाना। और फिर आती है ओटी की दुनिया। ये वो दुनिया है जो पर्दे के पीछे काम करती है, लेकिन हमारी असल दुनिया को चलाती है। पावर प्लांट की टरबाइनें, फैक्ट्रियों की मशीनें, पानी की सप्लाई, ये सब ओटी से कंट्रोल होता है। और ओटी की पहली प्राथमिकता डेटा नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि ये मशीनें सुरक्षित तरीके से बिना रुके चलती रहें। अब देखिए, यहीं पर सारा खेल है। आईटी सिक्योरिटी का मॉडल है CIA, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। डेटा की गोपनीयता सबसे ऊपर है। लेकिन ओटी में ये पूरा पिरामिड ही उल्टा है। यहाँ मॉडल है AIC, मतलब अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ सिस्टम का हर हाल में चलते रहना, यानी उसकी उपलब्धता और सुरक्षा सबसे जरूरी है। सोचिए, अगर किसी केमिकल प्लांट का ओटी सिस्टम 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये फर्क तब और भी गहरा हो जाता है जब हम इन सिस्टम्स को करीब से देखते हैं। आईटी में हम हर 3-5 साल में नया फोन या लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन पावर प्लांट में लगा ओटी सिस्टम 15-20, यहाँ तक कि 25 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। आप किसी पावर ग्रिड की कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यूं ही रीबूट नहीं कर सकते। वो ऐसे पुराने प्रोटोकॉल्स पर चलते हैं जिन्हें बनाते वक्त साइबर सिक्योरिटी का ख्याल तक नहीं था, क्योंकि तब ये इंटरनेट से जुड़े ही नहीं थे। तो चलिए वापस यूक्रेन हमले पर लौटते हैं। अब हम जानते हैं कि आईटी और ओटी 2 अलग दुनियाएं हैं। अब देखते हैं कि हमलावरों ने इसी फर्क का फायदा उठाने के लिए क्या रणनीति अपनाई। उनकी योजना बहुत सधी हुई और कई महीनों तक चली। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही आम चीज से, एक ईमेल। पहला कदम था टोह लेना। हैकर्स ने कंपनी के आईटी कर्मचारियों को नकली ईमेल भेजे। दूसरे कदम में एक कर्मचारी ने अनजाने में एक अटैचमेंट खोल दिया और ब्लैक एनर्जी नाम का मैलवेयर उसके कंप्यूटर में आ गया। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम था घुसपैठ। हैकर्स ने उस एक कंप्यूटर के जरिए आईटी नेटवर्क की दीवारों को लांघकर सीधे पावर ग्रिड के ओटी नेटवर्क में अपनी जगह बना ली। और फिर महीनों तक चुपचाप सब कुछ देखने के बाद उन्होंने हमला कर दिया। इस पूरे हमले में एक पल ऐसा था जो सबसे ज्यादा अहम था। वो पल जब हैकर्स ने कॉर्पोरेट आईटी नेटवर्क से इंडस्ट्रियल ओटी नेटवर्क में कदम रखा। वो पल जब डिजिटल चोरी असल दुनिया में तबाही मचाने की क्षमता में बदल गई। तो वो आईटी से ओटी में घुसे कैसे? जवाब आपको हैरान कर देगा। उन्होंने सिर्फ एक यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल किया। ये वही पासवर्ड था जो उन्होंने पहले ही उस कर्मचारी के कंप्यूटर से चुरा लिया था। मतलब आईटी और ओटी की दुनिया को अलग करने वाले इस सबसे जरूरी डिजिटल दरवाजे पर सिर्फ एक ही ताला लगा था। अब यहाँ एक सवाल है। सुरक्षा का एक बहुत ही आम तरीका जो हम और आप शायद रोज इस्तेमाल करते हैं,
इस पूरी तबाही को होने से रोक सकता था। क्या कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकता है? जवाब है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। मतलब लॉगिन करने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं, बल्कि एक और चीज की जरूरत, जैसे आपके फोन पर आने वाला एक कोड। अगर ये छोटा सा सिक्योरिटी चेक लगा होता तो हैकर्स के पास पासवर्ड होने के बावजूद वो उस डिजिटल दरवाजे पर ही रुक जाते और ये पूरा हमला कभी होता ही नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इस हमले का पूरा असर क्या हुआ और इससे सबक लेकर आज हम अपने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ब्लैकआउट नहीं था। हैकर्स का मकसद पूरी तरह से अफरा तफरी मचाना था। बिजली काटने के साथ साथ उन्होंने पावर कंपनी की फोन लाइनों को जाम कर दिया ताकि लोग शिकायत न कर सकें। उन्होंने ऑपरेटरों के कंप्यूटर से सारा डेटा मिटा दिया और सबसे खतरनाक काम जो उन्होंने किया वो था कुछ फिजिकल हार्डवेयर को मैलवेयर के जरिए हमेशा के लिए खराब कर देना। तो सवाल ये है कि अगर आप 20 साल पुराने पावर प्लांट कंट्रोलर पर नया एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं कर सकते तो आप उसे सुरक्षित कैसे रखेंगे? इसका जवाब है कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल्स। ये एक तरह से पुराने सिस्टम्स के लिए बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। ये सिस्टम को छुए बिना उसके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं। जैसे कि नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक तरह से नेटवर्क का CCTV है जो हर आने जाने वाले ट्रैफिक पर नजर रखता है। या फिर एसेट आइडेंटिफिकेशन, जो नेटवर्क पर मौजूद हर छोटे बड़े डिवाइस की पहचान करता है। ये सिस्टम्स ये भी जांचते हैं कि कहीं इन डिवाइसेस में कोई जानी पहचानी कमजोरी तो नहीं है, और ये सब कुछ होता है बिना उस पुराने सिस्टम के काम में कोई रुकावट डाले। यूक्रेन का हमला असल में एक वेकअप कॉल था। आज हमारी भौतिक दुनिया, हमारे पावर ग्रिड से लेकर हमारे पानी की सप्लाई तक, सब कुछ डिजिटल धागों से जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शन हमें सुविधाएं तो देता है, लेकिन साथ ही नए खतरे भी पैदा करता है। और ये हम सब के लिए एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, क्या हमारी सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है?